नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं फिर से व्याकरण के मिक्स 25 प्रश्न लेकर। और यकीनन ये प्रश्न आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं, क्योंकि इसमें प्रश्नों का जो लेवल है एक नॉर्मल लेवल से ऊपर का लेवल है। तो यकीनन अगर आप इन 25 में से 20 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पर चल रही होगी दोस्तों, या चल रही है। और कोशिश करनी है कि आपने उसी लेवल को आगे को बढ़ाते रहना है। तो प्रश्न में चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय लेना सही भी नहीं है, क्योंकि डिटेल से जब मैं बताता हूँ तो फिर मैं सारे ऑप्शंस की जब डिटेल बताता हूँ तो समय उसमें काफ़ी लग जाता है। तो पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आ रहा है, वाग्धारा क्या है? मुहावरा, संज्ञा स्त्रीलिंग, वाणी का प्रवाह और वाक्य पद्धति। तो दोस्तों, वाग्धारा, वाग्धारा का अगर हम संधि विच्छेद देखते हैं तो ये बनता है वाक प्लस धारा। ठीक है दोस्तों, ये बनता है वाक प्लस धारा। वाक मतलब होती है वाणी, क्या होती है दोस्तों? वाणी। और धारा का होता है प्रवाह। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? क्या हो जाएगा दोस्तों? वाणी का प्रवाह। अच्छा, ये आया शब्द मुहावरा। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो याद रखेंगे सब लोग, अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है दोस्तों? अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा। ठीक है, मुहावरा वाक्य का पूर्ण भाग होता है, ये एक अंश होता है। तो याद रखना, मुहावरा जो होता है वाक्य का एक अंश होता है, वहीं पे लोकोक्ति जो होती है वो अपने में पूरा वाक्य होती है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। वाक्य में सेना संज्ञा है, जातिवाचक, समुदायवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना संज्ञा है, जातिवाचक, समुदायवाचक, भाववाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो दोस्तों, कई लोग सेना को अब इसमें लगा देंगे जाति में, जबकि समुदायवाचक और समूहवाचक। अगर मैं यहाँ पे समूहवाचक लिख देता तो ये आंसर हो जाता बिल्कुल क्लियर। लेकिन कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार समुदायवाचक तो पढ़ा भी नहीं हमने, जबकि समूहवाचक या समुदायवाचक एक ही होता है। तो इसमें जातिवाचक ना लगाकर हम क्या लगाएंगे दोस्तों? समुदायवाचक। जैसे देखो, एक चीज़ समझ के चलना, पानी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब बताओ, जाति के अंतर्गत दो कैटेगरी होती हैं, एक होती है द्रव्य की, एक होती है समूह की। याद रखें, जब द्रव्य विकल्प में ना हो तो फिर हम पानी को जाति में लगा देंगे। यदि जाति भी दिया हुआ है, अब पूछ ले जाति पानी में संज्ञा है, जाति भी दे दे द्रव्य भी दे दे, तो आप फिर जाति में ना लगाकर द्रव्य में लगाएंगे। उसी प्रकार से सेना जो है जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसका कौन सा भाग है? समुदायवाचक या समूहवाचक। तो फिर हम क्या करेंगे? जाति को ना लगाकर समुदाय को लगा देंगे। अगर समुदाय विकल्प में नहीं होता तो फिर हम जातिवाचक लगाते दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बात समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की चलते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा आ रहा है। क्या बोल रहा है तीसरा प्रश्न? आप नहीं जानते रमेश अपने आप सारे कार्य कर लेता है। इस वाक्य में कौन कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं? उत्तम पुरुष अनिश्चयवाची, निजवाचक मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष निश्चयवाची और संबंधवाची अन्य पुरुष। तो दोस्तों, इसका सही विकल्प क्या होने वाला है? निजवाचक और मध्यम पुरुष। अब एक चीज़ समझो, कायदे से इसको लिखना चाहिए था मध्यम पुरुष और निजवाचक, क्योंकि आप नहीं जानते। आप जब हम सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? याद रखना 11 है। तो जो 6 भेद होते हैं उसमें जो पुरुषवाचक पढ़ते हैं, पुरुषवाचक में 3 भेद अंदर से आते हैं। एक आता है उत्तम पुरुष, एक आता है मध्यम पुरुष और एक आता है अन्य पुरुष। ठीक है दोस्तों, उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, मुझे, मुझको ये बोला जाता है। मध्यम पुरुष वाले में बोलते हैं तू, तेरा, तुझे, आप, है ना। तो ये हो गया, देखो तू तो मध्यम हो गया। अन्य में बोलते हैं वक्ता और श्रोता को छोड़कर पृथ्वी की अन्य तीसरी चीज़ों की जब बात होती है तो क्या हो जाता है? अन्य पुरुष में चले जाता है। रमेश अपने आप सारे कार्य कर लेता है। याद रखना, रमेश अपने आप, जब आप स्वयं के लिए यूज़ हो, किसके लिए? आप जब स्वयं के लिए प्रयोग होता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है। तो रमेश अपने आप सारे कार्य कर लेता है, तो आप जो होता है वो निजवाचक होता है। और आप जो होता है, एक जो होता है आप नहीं जानते, हम किसी और से बोले आप नहीं जानते, तो क्या हो गया? मध्यम पुरुष हो गया। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 आ रहा है, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं? 5, 4, 6, 2। तो दोस्तों, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद जो होते हैं वो 4 होते हैं। अब
चार कौन कौन से होते हैं, इन चीज़ों को भी, इसको भी जान लो आप कि चार कौन कौन से होते हैं। एक तो होते हैं कालवाचक, ठीक है दोस्तों, एक होता है स्थानवाचक, ठीक है, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, ठीक है, परिमाणवाचक होते हैं, और क्या होता है, रीतिवाचक होते हैं। तो ये चार हो गए। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। अगर अर्थ के आधार पर शब्द के भेद पूछता, किसका, शब्द का भेद, शब्द भेद, शब्द के कितने भेद होते हैं, किसके, अर्थ के आधार पर, तो भी चार जाता। वो कौन कौन से होते हैं, तो एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी, ठीक है दोस्तों। और शब्द के आधार पर जो है, अर्थ के आधार पर हम देखें, शब्द के भी चार भेद होते हैं, और अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भी चार भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हों, गद्य भी हो और पद्य भी हो, मिश्रित हो, उस उक्त वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द है गीति नाट्य, गद्य पद्य काव्य, मिश्रित काव्य, चंपू काव्य। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होना है, चंपू काव्य। और याद रखना चंपू काव्य की पहली रचना जो है वो कौन सी है, तो याद रखना उसका नाम है राउलवेल। राउलवेल 10वीं सदी की रचना है और रोडा कवि ने लिखी है। और याद रखना साथ में 7 बोलियों के इसमें शब्द मिलते हैं, और ये पहली नखशिक रचना है। नखशिक रचना है। नखशिक मतलब जिसमें नाखून से लेकर शिक तक का वर्णन है। साथ ही साथ ये शिलांकृति कृति भी है। शिलांकित मतलब शिल पर अंकित हुई है, ये पत्थरों पर लिखी हुई रचना भी है। कौन सी, राउलवेल। प्रश्न संख्या आ रही है छठी, किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है, चितेरा, चरवण, छहा और कुआं। याद रखें दोस्तों, जिन भी शब्द में चंद्र बिंदु आता है, ठीक है, ये चंद्र बिंदु, ये वो 90% चांस होता है वो तद्भव होता है। क्या होता है दोस्तों, वो तद्भव। चितेरा और चरवण, तो दोस्तों इसका सही क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द जो है चरवण है। चितेरा चित्रकार का होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं 7वां प्रश्न, लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। अब एक चीज़ देखो, संस्कृत होता है यहाँ पे, हिंदी का विकास क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ठीक है दोस्तों, ये होता है। हिंदी की आदि जननी क्या होती है, संस्कृत होती है, हम सभी को पता है। हिंदी लेखन की शुरुआत किससे हुई है, अपभ्रंश से हुई है। देश की पहली आम भाषा कौन सी है, पाली है। गौतम बुद्ध की सारे उपदेश किसमें है, पाली में है। महावीर स्वामी के सारे उपदेश कब से हैं, तो प्राकृत में। अब एक बोल रहा है लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश के बीच, तो तुम्हें पता भैया वैदिक भाषा और पाली प्राकृत, तो तुम्हें पता संस्कृत, पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश। तो इसका सही आंसर क्या चलेगा, पाली, प्राकृत, फिर होता है अपभ्रंश, ठीक है दोस्तों। अब बोल रहा है 8वां प्रश्न आ रहा है, समापिका क्रियाएं हैं। समापिका, समापन, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, समापन। क्या बोल रहा है, समापिका क्रियाएं हैं। पक्षी चहचहाते हैं, वह दौड़कर सामान ले आया, राम अखबार पढ़ रहा है, मार खाना। तो दोस्तों समापिका जो क्रियाएं होती हैं इस कौन सी होती हैं, पक्षी चहचहाते हैं, ठीक है दोस्तों। कौन सी होती है समापिका क्रियाएं, पक्षी चहचहाते हैं। अब देखो, जो वाक्य को समाप्त करने वाली क्रियाएं होती हैं, जो वाक्य को करती है समाप्त करने वाली क्रियाएं होती हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, समापिका क्रियाएं कहते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 9वां प्रश्न आ रहा है, राघव शब्द में प्रत्यय है अव, अ, आ, व। ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये अच्छा प्रश्न है। राघव शब्द में प्रत्यय क्या होते हैं, देखो उधर कोई भी शब्द होगा, शब्द के जो पीछे लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं, जो आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं। अब प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, मैं बार बार बताता हूँ, कृत और तद्धित, ठीक है दोस्तों। तद्धित प्रत्यय याद रखना, धातु और क्रिया, धातु शब्द और क्रिया शब्द में जो प्रत्यय लगते हैं उनसे बनते हैं वो प्रत्यय होते हैं कृत प्रत्यय। धातु और क्रिया में जो प्रत्यय लगते हैं उसे बोलते हैं कृत प्रत्यय। याद रखना, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना। बोला राघव शब्दों में प्रत्यय हैं अव, अ, आ, व। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होने वाला है, इसका सही विकल्प हो जाएगा अ, ठीक है। जो राघव शब्द बनाया वो बनाया रघु से, ठीक है, रघु प्लस अव, ठीक है। तो रघु से राघव बना हुआ है, अव प्रत्यय में लगा हुआ है।
आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आ रहा है हमारा, वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तत्व की बात नहीं कर रहा, तत्व 6 हैं। ठीक है, बात किसकी कर रहा है दोस्तों, अंग की बात कर रहा है। 1 2 3 4। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होने वाला है, 2। अब याद रखना 2 कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका उद्देश्य, दूसरा क्या होता है, विधेय। ठीक है दोस्तों, एक उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है, मैं देखो, राम स्कूल जाता है, तो उद्देश्य क्या है इसमें, राम। राम क्या है दोस्तों, उद्देश्य है। स्कूल जाता है जो है वो क्या है, सारा विधेय है। ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है वो उद्देश्य होता है और बाकी जो होता है वो सब क्या होता है, विधेय होता है। अगला प्रश्न आ रहा है दोस्तों, 11वां प्रश्न आ रहा है, कुंती पुत्र कान पतवार किसका अर्थ समूह है। क्या बोल रहा है, 1 मिनट, अरे कुंती पुत्र कान पतवार किसका अर्थ समूह है। मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जो इन कुंती पुत्र के लिए भी प्रयोग हो रहा हो, कान के लिए भी प्रयोग हो रहा हो, पतवार के लिए भी प्रयुक्त हो रहा हो। अब मैंने तुम्हारा क्वेश्चन को कर दिया बिल्कुल आसान। ठीक है, कर्ण नयन नाक सभी। तो दोस्तों हम सभी को पता है, अच्छा कुंती पुत्र का नाम कर्ण था, कान के लिए भी कर्ण का प्रयोग किया जाता है और पतवार के लिए भी कर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही विकल्प होगा। अब आ रहा है 12वां प्रश्न दोस्तों। 12वां प्रश्न बहुत अच्छा है, देखो, जब वाक्य या कविता में कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ यह शब्दकोशीय अर्थ प्रकट करता है तो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। बोल रहा है जब वाक्य या कविता कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ यह शब्दकोशीय अर्थ प्रकट करता है तो वहाँ कौन सी शक्ति होती है। तो दोस्तों अभिधा होती है, लक्षणा होती है, व्यंजना होती है। तो याद रखना वहाँ पे अभिधा जो शक्ति होती है वो होती है। अब देखो अभिधा शक्ति को समझने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, देखो मोहन, मैं बोलता हूँ मोहन गधा है। क्या मोहन गधा है, बिल्कुल नहीं है ना, वो क्या है, मूर्ख है। तो मूर्ख के लिए हमने क्या शब्द को उसका यूज़ किया, प्रयोग किया, गधे का। तो वैसे ही बोल रहा है कि जब अपने शब्द को हमें बताने के लिए शब्द को उसी अर्थ शब्द का प्रयोग करना पड़ता है तो वहाँ पे कौन सी शक्ति होती है, वहाँ पे अभिधा शक्ति होती है दोस्तों। अब 13वां प्रश्न आ रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम है जैसा वैसा, जो वह, जितना उतना, ये सभी। तो दोस्तों आप सभी को पता है ये सभी सही होगा। और सर्वनाम कितने होते हैं, याद रखना 6 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, कितने सर्वनाम होते हैं, 6 सर्वनाम हमारे होते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक तो संज्ञा होती है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है ना। तो सभी कितने होते हैं, टोटल 6 सर्वनाम हमारे होते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न आ रहा है, सारो उर्मी शब्द में संधि है। क्या बोल रहा है, सारो उर्मी शब्द में संधि है, बताएंगे सभी लोग। सागर और उर्मी, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा था, सागर और उर्मी। तो इस कौन सी संधि होने वाली है, गुण संधि, वृद्धि संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या दीर्घ संधि, बताएंगे सभी लोग। इसका क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, दीर्घ संधि। देखो स्वर संधि, संधि कितनी होती है, 3 होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंदर कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, दीर्घ संधि में याद रखना बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आते हैं। ठीक है, गुण संधि में क्या आता है दोस्तों, ए, ओ और अर आता है। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि में 2 मात्राएं वाला, जैसे कि आए और आऊ आते हैं। यण संधि में क्या आता है, य और वो अधिकतर। अयादि संधि में आए, आय, औ और आव आते हैं। ठीक है, लेकिन सवाल क्या था हमारा, सागर और उर्मी, यहाँ पे देखो ओ आ रहा नहीं आ रहा है, ओ, और ओ बनता कैसे है, ओ प्लस ऊ से बनता है। अब यहाँ पे तुम्हारा दिक्कत क्या बनेगी, देखो यहाँ पे आपने करा सागर प्लस उर्मी। अब यहाँ पे 2 विकल्प जरूर मिलेंगे आपको, एक मिलेगा सागर प्लस उर्मी।
अब आपको पता होना चाहिए कि उर्मी ऐसा लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है। तो आप याद रखना, उर्मी में बड़ा ऊ हमेशा आता है, तो सागर प्लस उर्मी, औ प्लस ऊ बराबर बनेगा ओ। तो दोस्तों ये कौन सी संधि हो गई? गुण संधि ये हो जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, है ना दोस्तों। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर ये समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में कौन सा पद द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? याद रखना, जो समास होता है, समास जो है, समास का अगर हम अर्थ देखें, समास का अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप का मतलब क्या होता है? छोटा कर देना। ठीक है दोस्तों, छोटा कर देना। अब देखो समास कितने होते हैं? 6 होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कौन सा समास? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारी समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। हर समास में 2 पद होते हैं। 2 शब्दों से मिलकर बने नए शब्द से या 2 शब्दों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को समास कहते हैं। जब 2 शब्द मिलते हैं तो इसमें एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। ठीक है दोस्तों। अब हर समास में अलग अलग तरीके होते हैं। किसी में उत्तर पद प्रधान होता है, किसी में पूर्व पद प्रधान होता है। अब ये बोल रहा है किसी में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, किसी में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो ये बोल रहा है कि जिसमें दोनों पद, क्या बोल रहा है, कौन सा समास? द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद होता है, पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद या कोई सा तीसरा पद। तो दोस्तों तुम्हें पता होना चाहिए इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे देखो माता, पिता। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। याद रखना इस चीज को। ठीक है। अब देखो द्वंद्व समास की खासियत और बता देता हूं। जिस भी संख्या में 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक आए, या फिर लास्ट में 0 आ जाए, या फिर लास्ट में 9 आ जाए, याद रखना वहां पे द्वंद्व समास नहीं होगा। अगर तुमसे कोई पूछे 25 में कौन सा समास, तुम बोलना द्वंद्व समास। कोई तुमसे पूछे 63 में कौन सा समास, तुम बोलना द्वंद्व समास। कोई बोले तुमसे 68 में कौन सा समास, तुम बोलना द्वंद्व समास। कोई बोले तुम्हें 26 में कौन सा समास, तुम बोलना द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या था? दोनों पद प्रधान थे दोस्तों, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है। अब एक चीज समझ के चलना, उत्तर पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान। देखो पूर्व पद प्रधान किस में होता है, मैं तुम्हें ये बता दूं, अव्ययभाव समास में होते हैं। उत्तर पद प्रधान किस में होते हैं? तत्पुरुष में होते हैं, कर्मधारय में होते हैं। अब देखो तत्पुरुष में हो गया, कर्मधारय में हो गया, और आपका द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है, और पूर्व पद संख्यावाचक होता है, उत्तर पद क्या होता है? प्रधान भी होता है, और कहीं ना कहीं वो संज्ञा भी होती है दोस्तों। अगला आ रहा है द्विगु समास का उदाहरण बताइए। माता पिता, अनजाने, शताब्दी, देवदास। तो ये दोस्तों मैंने अभी आपको बता दिया, आगे से गिनती जिसमें भी दिखे आपको द्विगु समास बोल देना है। ये कौन सा समास होता है दोस्तों? द्वंद्व समास होता है। अनजाने और देवदास। ठीक है, देवदास और अनजाने। तो देवदास तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये किस में चल जा सकता है? आपका बहुब्रीहि समास में जा सकता है। ठीक है दोस्तों। अनजाने के लिए हम आप यूज अव्ययभाव का भी प्रयोग कर सकते हैं। 17वां प्रश्न आ रहा है, दैनिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। दैनिक में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है? दिन प्लस इक, दीन प्लस इक, दैन प्लस इक, दे प्लस निक। तो दोस्तों जो दैनिक शब्द है वो दैनिक शब्द बना किससे है? याद रखना, दिन से बना है। ठीक है दोस्तों। दिन में क्या प्रत्यय लगा? इक प्रत्यय लगा, क्या बन जाएगा? दैनिक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या करते हैं 18वीं। कौन सी दोस्तों? 18वीं प्रश्न संख्या देखते हैं। अभी हमारे पास काफी समय। 18वीं, इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है? पराकाष्ठा, पराधीन, परायण और पराश्रित। ठीक है, पराकाष्ठा, परायण। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होने वाला है? अभी सभी लोग बताएंगे पराकाष्ठा। ठीक है, ये क्यों नहीं है परा, ये क्यों नहीं है और ये क्यों नहीं है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो आल जरूर लगा है, लेकिन इसको बोलते हैं पर प्लस अधीन। ठीक है दोस्तों, पर प्लस अधीन। इसे बोलते हैं पर प्लस आश्रित, इसे बोलते हैं पर प्लस अयन। ठीक है दोस्तों, पर प्लस अयन। तो और वो होगा परा प्लस काष्ठा। ठीक है दोस्तों, तो उसका विकल्प ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 1900 शब्द आ रहा है, सही वर्तनी वाला शब्द है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक। तो उसका सही उत्तर क्या होने वाला है? 19 का बहुत अच्छा प्रश्न आया हुआ दोस्तों ये। तो उसका सही क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। ठीक है, ना कि आध्यात्मिक। आध्यात्मिक होता है, ना कि आध्यात्मिक, याद रखना। अगला प्रश्न आ रहा है 20वां प्रश्न, सार कम आडंबर अधिक अर्थ वाली लोकोक्ति है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, थोथा चना बाजे घना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों
अब देखो इसमें एक उपरोक्त सभी ने है, इस प्रश्न में बहुत कंफ्यूजन कर दिया है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और क्या बोला है, सार कम और आडंबर अधिक। तो दोस्तों इसके लिए सही जो विकल्प जाता है लोक उक्ति में वो जाता है थोथा चना क्या बोला था लोक उक्ति है, थोथा चना बाजे घना, सार कम आडंबर अधिक वाली लोक उक्ति है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न आ रहा है, पारिजात किसका पर्यायवाची शब्द है, कमल, गुलाब, कल्पवृक्ष, केवड़ा। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न आया हुआ है ये। पारिजात जो होता है वो कल्पवृक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, पारिजात, हरसिंगार, शेफाली, कल्पवृक्ष, कल्पद्रुम, देवद्रुम, हरिचंदन, ये सभी नामों से भी जाना जाता है इसको, या इस सब के पर्यायवाची होते हैं। अब पढ़ते हैं 22वां प्रश्न। बहुत 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 अच्छा प्रश्न आ रहा है। रामचरितमानस की रचयिता कौन है, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, संत तुकाराम। तो ये तो सभी को पता है, तुलसीदास देखो भैया राम भक्ति वाले हैं। कौन से वाले हैं, राम भक्ति वाले हैं। अब एक और चीज़ याद रखना तुलसीदास के संबंध में, रामचरितमानस में कितने छंद हैं, 1074 छंद हैं। इतना ये नया फैक्ट मिल गया। रामचरितमानस को कितना लिखने में समय लगा था, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा था। इतना भी आप याद रखना। रामचरितमानस की रचना कब हुई है, तो 1575। एक मिनट है, 1575 माइनस 57 करना, 1 मिनट। 15 में से 7 गया 8 और 7, 6 में से 5 गया बचा 1, नहीं 1518। ये 1575 संवत जैसा लग रहा था मुझे, लेकिन नहीं है ये कुछ अलग है। रामचरितमानस 1574-75 एक बार देखना जरूर, इसमें मुझे डाउट सा हो रहा है। रामचरितमानस का समय, दोहा चौपाई। रामचरितमानस किस भाषा में है, अवधी भाषा में लिखी हुई है, याद रखना। दोहा चौपाई छंद। 23वां प्रश्न है, राम और सीता के विवाह के अवसर पर बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है दोस्तों। हल्के में मत लेना इस प्रश्न को, याद रखना, क्योंकि ये क्यों महत्वपूर्ण है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है, तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, केशवदास, प्राणचंद चौहान। तो दोस्तों इसका सही विकल्प, अरे मैंने भी गलती जल्दबाजी में देखो गलत कर दिया। इसका सही उत्तर होने वाला है केशवदास ने। केशवदास का जन्म कब हुआ है, याद रखना, 1555 में। ठीक है, केशवदास ने लिखी है रामचंद्रिका, ठीक है, रसिक प्रिया, ठीक है, विज्ञान गीता, रतन बावनी, और इनकी कौन कौन सी रहते हैं, रतन सिंह है और वीर सिंह का वृतांत भी इनकी रचना है केशवदास की। ठीक है, और अलंकारवादी कवि हैं केशवदास। 24वां प्रश्न आ रहा है, अज्ञे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया कि जहाँ क्रिस्ताफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का चित्र रोला की ने प्रस्तुत किया, उसने कुछ प्रेरणा अवश्य मिली है। उससे कुछ प्रेरणा अद्यतन में, आत्मनेपद में, त्रिशंकु में, धार के किनारे में। तो दोस्तों उसका सही है आत्मनेपद, 1960 का निबंध है ये। और देखो एक रोमा की पुस्तक है जा क्रिस्तोफ, उसका असर इसमें मिला है, बस इसका मतलब ये है इस प्रश्न का। 25वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी है, कायाकल्प, जयपराजय, रंगभूमि, प्रेमाश्रय। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होने वाला है जयपराजय, ये क्योंकि 1937 की है और ये किसने लिखी है, जैनेन्द्र ने लिखी है। ठीक है दोस्तों, जैनेन्द्र ने लिखी हुई है। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ है, 31 जुलाई 1880 को, मृत्यु हुई 1936 में। और अंतिम उपन्यास इनका कौन सा है दोस्तों, मंगल सूत्र है। याद रखना सभी लोग, प्रेमचंद्र की जो जीवनी है, प्रेमचंद्र की जीवनी जो है इनकी पत्नी ने लिखी है, शिवरानी देवी ने लिखी है प्रेमचंद्र घर में 1944 दोस्तों, याद रखना। और इनका जो लड़का है उन्होंने क्या लिखा था, कलम का सिपाही 1962 में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आज के ये प्रश्न हो गए खत्म। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और मेरी डिटेल्स अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और करेंगे प्यारा सा कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।